बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आज हम बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इन डेफिनेशंस में भी कंफ्यूजन होती है, आगे जाके फिर इन चीज़ों की समझ नहीं आती है सही तरह से। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने भी छोटे से छोटे पॉइंट्स हो और जितना मैं कर सकूं, जितना पॉसिबल हो, मैं उस तरह से डिटेल में हर एक चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। पहले तो हम इसको देखेंगे, फिर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं ये हम देखेंगे, और फिर पीरियोडिक टेबल में इसकी लोकेशन कहां पर है, इसकी लोकेशन को हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हैं और डिफरेंट सीरीज के अंदर डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज होती हैं। हम उनकी रीजंस देखेंगे, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड हम चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट इसका क्या ट्रेंड होगा, टॉप टू बॉटम इसका क्या ट्रेंड होगा। हम एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखेंगे, वहां पर भी आपको एबनॉर्मलिटीज मिलेंगी और ये एबनॉर्मलिटीज क्यों आती हैं इसका रीजन भी हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएस ऑर्बिटल, अगर हम देखें तो आपके पास जो डी ऑर्बिटल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वो एस ऑर्बिटल से होता है डी ब्लॉक के अंदर। ऐसा क्यों है ये चीज हम देखेंगे। तो आज हमने इन्हीं चीजों को डिस्कस करना है और आगे जितने भी इसके टॉपिक्स हैं साथ साथ हम सीरीज वाइज डिटेल में इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है और फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट इनको हम क्यों बोलते हैं ये भी हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। इसको हमने क्या कहा था, एस ब्लॉक कहा था। फिर इस तरफ आपके पास क्या था, पी ब्लॉक, ठीक है। और फिर हमने देखा था मिडिल में आपके पास क्या था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। और फिर हमने 2 सीरीज यहां पर देखे थे, 4F और 5F, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, इनको हमने एफ ब्लॉक कहा था, ठीक है, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, हम इसको देखेंगे। तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया था, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात तो हमने यहां पर ये की थी कि भाई इसको हम एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर होता है, एंटर्स एन एस ऑर्बिटल। यहां पर अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर हो रहा था, एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा था। इसी तरह से अगर हम पी की बात करें तो आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, पी में एंटर होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा था, पी ब्लॉक कहा था। फिर इसी तरह से अगर हम डी ब्लॉक को देखते हैं तो यहां पर आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर एंटर होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास डी में एंटर होगा, ठीक है ना। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। मैं इसको प्रॉपर्ली भी डिफाइन भी करूंगा। इसी तरह से यहां पर एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में एंटर होता है, एफ में एंटर होता है, ठीक है ना। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो बिल्कुल हम बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो इसको हमने एफ ब्लॉक इसलिए कहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे इस पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता था। इस वजह से हमने इसको क्या बोला, एस ऑर्बिटल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा।
फिर हमने पी ब्लॉक इसको इसलिए कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेस पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फिर इसी तरह से हम डी की बात करें तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होगा, डी में, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में एंटर होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो अगर हम इस बेस पे देखेंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर थोड़ी सी बात आपको डिफिनेशन लिख के मैं समझाऊंगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रॉपर्ली हम इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गया कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस इलेक्ट्रॉन अगर डी में एंटर होता है तो इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, दोज एलिमेंट्स in which the last electron enters n-1 d सबशेल। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, वो एलिमेंट्स या ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर हो, n-1 डी के अंदर। ठीक है, n-1 डी के अंदर। अब ये जो n-1 डी है इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, पेनल्टीमेट सबशेल का नाम देते हैं। ठीक है, n-1 को क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये पेनल्टीमेट शेल क्या है, एंटी पेनल्टीमेट शेल भी होता है, वो क्या है, इसको भी हम देखेंगे। तो डिफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास n-1 डी सबशेल में एंटर हो, या इसी को हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसको पेनल्टीमेट शेल क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां पर एंटर होता है, देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है ना, और ये इसके क्या है, शेल है। ठीक है ना, मान लो कि आपके पास ये इनर शेल है और ये आपके पास क्या है, लेट सपोज ये आपके पास 3D है और ये आपके पास क्या है, 4S है। अब हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि सबसे जो आउटर शेल होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है ना, अब मतलब इसको सिंपली अगर मैं बोलूं तो इसको लास्ट शेल भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, 4S सबसे आउटर है तो इसको हम लास्ट शेल बोलते हैं। अब अगर हम 3D की बात करें तो 3D को अगर देखा जाए तो ये वैलेंस शेल से अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ये वैलेंस शेल से क्या करता है, अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर ये वैलेंस शेल है और या इसको हम लास्ट शेल बोलते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, सेकंड लास्ट होगा। मतलब 3D इस केस में क्या आ जाएगा, सेकंड लास्ट शेल। 3D को हम क्या बोलते हैं, सेकंड लास्ट शेल बोलते हैं। और इसी सेकंड लास्ट शेल को क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। पेनल्टीमेट इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट सबशेल कहा जाता है। 3D इज द पेनल्टीमेट सबशेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली सेकंड लास्ट बोलते हैं। और अगर इसको n-1 लिखें तो इसको हम क्यों n-1 लिखते हैं, और इसी पेनल्टीमेट को हम लिखते होते हैं n-1 d बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n-1 d भी बोलते होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, देखें, अगर आपके पास जनरली मैं लिखूं कि लास्ट शेल आपके पास क्या है, ns है, लास्ट शेल आपके पास क्या है, ns है, तो सेकंड लास्ट में क्या लिखूंगा, मतलब देखिए लास्ट के लिए n आ रहा है तो सेकंड लास्ट एक वैल्यू कम करेंगे,
मतलब लास्ट के लिए अगर हम n लिखते हैं तो सेकंड लास्ट के लिए हम एक वैल्यू कम करेंगे तो n-1 आ जाएगा, और सेकंड लास्ट फिर आता क्या है इस केस में d, तो हम यहां पर बाहर क्या लिखेंगे d, यहां पर क्या लिखेंगे d। इसलिए पेनल्टीमेट शेल को या सेकंड लास्ट शेल को n-1 d सब शेल भी कहा जाता है। तो आप लोग इस सेंस में बोलें कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें सेकंड लास्ट शेल में एंटर होता है या सेकंड लास्ट शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है तो इसको हम डी ब्लॉक बोलेंगे, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास पेनल्टीमेट शेल में या सब शेल में एंटर होता है तो इसको हम डी ब्लॉक बोलेंगे, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में एंटर हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो आप तीनों सेंस में बात कर सकते हो, चाहे जो बात आपको अच्छी लगे, जो बात आपको आसान लगे उस सेंस में आप लोग बात कर सकते हैं। तो हमने इसको n-1 डी क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम जनरली लिखें कि n आपके पास लास्ट है तो आपके पास ये क्या है, सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट के लिए जो आपके पास n की वैल्यू होगी वो एक कम होगी, तो एक कम कैसे करेंगे, n से एक माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। अगर ये 4 है तो ये आपके पास क्या होगा, 3 होगा। अगर ये 5 है तो ये 4 होगा। अगर ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर इसकी जो वैल्यू होगी उससे एक निकालेंगे तो सेकंड लास्ट चला जाएगा, इसलिए हमने n-1 d लिख दिया। तो इस डिफिनेशन को हम इस तरह से समझेंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 d सबशेल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपके पास आ गई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, सेकंड बात हम ये करेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आप लोग अभी हमने बात की थी लोकेशन की रिस्पेक्ट में बात करें तो ये आपके पास क्या है, एस ब्लॉक है, और फिर हमने मिडिल में देखा था आपके पास क्या है, डी ब्लॉक, और राइट साइड पर आपके पास क्या है, पी ब्लॉक। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास क्या है, पी ब्लॉक। तो हम बोलेंगे अगर लेफ्ट साइड पर देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, एस ब्लॉक है, जो कि आपके पास क्या है, मेटल्स, और ये मेटल्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये मेटल आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर हम पी ब्लॉक को देखते हैं तो इसमें आपके पास मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है ना, नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स आप लोग जानते हो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर हम इसको देखें तो आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, अगर हम इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पास एस ब्लॉक से जब हम पी ब्लॉक में जाते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है ना, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज हो जाती है, मतलब प्रॉपर्टीज चेंज शो करती है। और इसी चेंज को दूसरे अल्फाज में हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन बोल सकते हैं, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या शो करती है, ट्रांजिशन शो करती है। मतलब जब हम एस से पी में जाते हैं तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज क्या शो करती है, ट्रांजिशन शो करती है। तो बीच में आपके पास क्या आ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके पास एस और पी के दरमियान में लाई करता है। तो जाहिर बात है फिर इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक जैसी होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास पी ब्लॉक जैसी होंगी। मतलब ये हुआ कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन शो करेगी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब एक और सवाल है, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी मेंबर हैं इन सबको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे? तो आंसर है सबको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। मतलब तमाम के तमाम आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम बोल सकते हैं, लेकिन हर डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए मैं एक डिफिनेशन और लिखता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दोज एलिमेंट्स which has partially filled d subshell, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिसका d सबशेल पार्शली फिल्ड हो and their ground state are
any other common oxidation state। ठीक है ना, वो एलिमेंट्स जिनका आपके पास डी सबशेल पार्शियली फिल्ड हो, या तो ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड हो, या तो आपके पास किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस कंडीशन में ये पार्शियली फिल्ड डी सबशेल शो करें। अगर इस दो कंडीशन को ये फुलफिल करेंगे तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर ये इस डेफिनेशन पे पूरे ना उतरे तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अब डी ब्लॉक में से किसी भी सीरीज से कोई भी एग्जांपल लेता हूं, बाद में उस सीरीज को हम डिटेल में भी देखेंगे, सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए। तो इसमें आपके पास क्या होती है, मतलब आपके पास 4 सीरीज होती है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में आपके पास कितनी सीरीज है, 4 सीरीज है। ठीक है ना, तो हम फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से लेता हूं स्कैंडियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। चेक करता हूं कि क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है, क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह से फिर मैं चेक कर लेता हूं कॉपर को और फिर आपके पास जिंक को। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30। तो मैं इसको सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, शुरू से एंड तक मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आपके पास चूंकि 3D सीरीज का मेंबर है और 4th ग्रुप से 3D सीरीज स्टार्ट होता है, तो इस वजह से इसके लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है ना, मतलब सिंपली अगर हम इसको बोले तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3D1 और आपके पास 4s2 आ जाएगा। ठीक है ना, जो आपके पास स्कैंडियम है इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास 3D1 और आपके पास 4s2 आ जाएगा। तो अगर आप लोग गौर से देखें ये 3D को, अब 3D के अंदर 1 से लेकर क्या आ सकते हैं, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक बात और याद रखना इससे पहले, आपके पास डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो ये फुली फिल्ड है। डी में अगर आपके पास 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन हो तो ये पार्शियली फिल्ड है। समझ आ रही बात की, डी में अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो ये आपके पास क्या है, फुली फिल्ड है। और डी में अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं, ये खाली है, तो ये आपके पास एम्प्टी होगा। और फिर 1 से लेकर अगर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड बोलेंगे। तो देखिए डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये किस कैटेगरी में आता है, पार्शियली फिल्ड में आता है। किस में आता है, पार्शियली फिल्ड में आता है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या कहा है, तो देखें अब स्कैंडियम से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाला है तो ये अपने ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। स्कैंडियम किस स्टेट में मौजूद है, अपने ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। तो जब ग्राउंड स्टेट में मौजूद है तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन हमने निकाला नहीं है। तो जब हमने ग्राउंड स्टेट में देखा तो इसका जो डी सबशेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आपके पास क्या है, पार्शियली फिल्ड है। ये आपके पास क्या है, पार्शियली फिल्ड है। तो चूंकि ये पार्शियली फिल्ड है इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब स्कैंडियम जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ये डी ब्लॉक भी है इस वजह से कि आपके पास 3D इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, मतलब n-1 इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, इस वजह से इसको हम डी ब्लॉक भी बोलेंगे। तो ये आपके पास डी ब्लॉक भी है। ठीक है, डी ब्लॉक तो सारे होंगे लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। फिर हम कॉपर को देखते हैं तो कॉपर की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एबनॉर्मलिटी शो करता है, बाद में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो आपके पास 3D10 आता है और 4s1 आता है। ठीक है ना, ये कॉपर की बात मैं कर रहा हूं। अब अगर आप लोग गौर से देखें कॉपर अपने ग्राउंड स्टेट में उसका जो डी सबशेल है वो आपके पास क्या है, फुली फिल्ड है। ठीक है ना, वो क्या है आपके पास, फुली फिल्ड है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर कॉपर को देखा जाए तो इसका जो डी सबशेल है वो फुली फिल्ड आता है, जबकि हमने डेफिनेशन में कहा है कि पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। और पार्शियली फिल्ड कंडीशन क्या है, 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर क्या है आपके पास 10, तो 10 का मतलब ये फुली फिल्ड है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसका 3D फुल हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बात की है कि पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। तो यहां पर फुली फिल्ड है, लिहाजा ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, इसको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकते। ठीक है ना, डी ब्लॉक है ये इसलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा है, डी में, मतलब डी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। ठीक है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन डी में चले गए
इस वजह से डी ब्लॉक तो ये हो सकता है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। अब इसका एक और केस देखते हैं। अगर इसी कॉपर को ले लेता हूं, अगर इसी कॉपर को ले लेता हूं जो कि ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है ना, तो ग्राउंड स्टेट में अभी हमने बात की है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ग्राउंड स्टेट में कॉपर को देखते हैं तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, Cu को हम कन्वर्ट कर दें Cu+1 में और एक इलेक्ट्रॉन इससे हम निकाल दें, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3d10 4s1, तो इसमें आपके पास B क्या था, फुली फिल्ड था ग्राउंड स्टेट में। लेकिन इस केस में चेक करते हैं तो यहां पर अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये भी 3d10 आ जाएगा और 4s नॉट आ जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो s से निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन ही निकला है ना, तो s खाली हो गया, 4s 0 मैंने लिखा है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। और यहां पर आपके पास 3d अब भी क्या है, अब भी फुली फिल्ड है। तो कॉपर+1 की फॉर्म में भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, कॉपर+1 की फॉर्म में भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो हमने कॉपर की ग्राउंड स्टेट देखा, इस केस में भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कॉपर की हमने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, इसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन कॉपर की एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि आपके पास +2 की फॉर्म है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो कॉपर से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, Cu+2 बन जाएगा। अब Cu+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3d9 और आपके पास 4s0 आ जाएगा। मतलब क्या था, s में एक इलेक्ट्रॉन था, d में 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक हमने s से निकाला, एक हमने d से निकाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो पीछे d में कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप लोग d को गौर से देखें तो d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। और d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो फुली फिल्ड होता है, d में अगर 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन हो तो वो पार्शियली फिल्ड होता है। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन है तो किस कैटेगरी में आ रहा है, पार्शियली फिल्ड में आ रहा है। तो चूंकि ये पार्शियली फिल्ड है, ये आपके पास क्या है, पार्शियली फिल्ड है, तो हमने डेफिनेशन में क्या बात की थी कि कोई एलिमेंट या तो वो ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या हो, पार्शियली फिल्ड शो करता है, जो कि हमने स्कैंडियम में देखा था, या अगर वो ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड नहीं शो करता है डी सबशेल को, तो फिर वो क्या करे, एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल शो करे। तो हमने कॉपर को देखा ग्राउंड स्टेट में नहीं करता है, तो ग्राउंड स्टेट में ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। फिर हमने +1 की फॉर्म देखा, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट की फॉर्म नहीं है। लेकिन जब हमने इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाली स्टेट है, इसको चेक किया तो 3d आपके पास पार्शियली फिल्ड आता था, लिहाजा इस सेंस में ये आपके पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो लिहाजा कॉपर आपके पास ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि डेफिनेशन में दोनों बातें इंक्लूड है, या ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड हो या फिर आपके पास क्या हो, एनी अदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आपके पास पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। लेकिन अगर हम जिंक की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और आपके पास 4s2 आता है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास d में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये फुली फिल्ड है, लिहाजा जिंक आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। जब हम इस जिंक से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, Zn+2 बना देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, S से निकलेंगे। तो इस जिंक+2 की कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो आपके पास Zn+2 की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 3d10 बनेगी और 4s0 बनेगी। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किससे निकले हैं, आपके पास S से निकले हैं। तो हमने +2 जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी हमने चेक किया, वो फिर भी क्या शो कर रहा है, फुली फिल्ड कंडीशन शो कर रहा है। लिहाजा अब भी ये +2 की फॉर्म में आपके पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। तो चाहे आप जिंक को चेक कर लें, आप ग्राउंड स्टेट में चेक करें तो भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और अगर आप इसको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि या तो पार्शियली फिल्ड ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए या तो पार्शियली फिल्ड आपके पास किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा। लिहाजा ये डी ब्लॉक जरूर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंटर हो रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। इसलिए आप लोगों ने ये फर्क करना है ट्रांजिशन एलिमेंट में और डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो आपके पास जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, ये 3 एलिमेंट्स याद रखना आप लोग, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक ये जरूर है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि आप लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो जिंक हो या कैडमियम हो या मरकरी हो,
ये ग्राउंड स्टेट में भी फुली फिल्ड डी सब शेल शो करते हैं और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये क्या करते हैं, फुली फिल्ड डी सब शेल शो करते हैं। तो इन दोनों बातों के अंदर ये नहीं आ रहा है, लिहाजा ये डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते हैं, इस वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ये बात की थी कि तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक बोल सकते हैं, लेकिन तमाम के तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते हैं। बाकी सबको हम बोलेंगे, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसको नहीं बोलेंगे। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। तो ये थी आपके पास दोनों डेफिनेशंस जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा जी, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की समझ आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हैं, उन एबनॉर्मलिटीज को हम डिस्कस करेंगे। वो एबनॉर्मलिटीज आपके पास क्या है, ठीक है, और एबनॉर्मलिटीज किस वजह से, उनकी रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट की हम बात कर रहे थे। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके पास टोटल कितने सीरीज हैं, 4 सीरीज है। 4 सीरीज है। कौन कौन से सीरीज हैं आपके पास, 3D से स्टार्ट होता है, 3D सीरीज है, फिर आपके पास 4D सीरीज है, ठीक है ना, फिर आपके पास 5D सीरीज है, और फिर आपके पास 6D सीरीज है, ठीक है ना। तो हम यहां पर 3 सीरीज की बात करेंगे, और आपके पास जो 6D सीरीज है ये आपके पास क्या है, अनकंप्लीट सीरीज है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, इनकंप्लीट सीरीज है। तो हम 3D सीरीज, 4D और 5D सीरीज की बात करेंगे, इनका साइज देखेंगे और हम क्या देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। ये जो 3D सीरीज है इसको फर्स्ट सीरीज भी कहा जाता है, इसको सेकंड सीरीज कहा जाता है, इसको थर्ड सीरीज कहा जाता है, ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 3D सीरीज होता है ये पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है, मतलब पीरियड नंबर 4 में आता है, ये आपके पास पीरियड नंबर 5 में आता है, ये पीरियड नंबर 6 में आता है, और ये पीरियड नंबर 7 में आता है। तो 7th पीरियड आपके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें 4 सीरीज हैं, आपके पास 3D सीरीज जिसको हम फर्स्ट सीरीज बोलते हैं, और ये पीरियड नंबर 4 में आता है। फिर इसी तरह से आपके पास 4D सीरीज है जिसको हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ये पीरियड नंबर 5 में आता है। फिर आपके पास 5D सीरीज है, इसको हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, और ये आपके पास किस में आता है, पीरियड नंबर 6 में आता है। और 6D सीरीज जो कि इनकम्प्लीट सीरीज है, इसको हम 4 सीरीज भी बोलते हैं, और ये पीरियड नंबर 7 के अंदर आता है। तो हम इसको अभी एक एक करके देखेंगे और फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करेंगे कि इसके अंदर 4 सीरीज है। फर्स्ट सीरीज आपके पास स्टार्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, फर्स्ट आर 3D सीरीज, ठीक है, फर्स्ट सीरीज आर 3D सीरीज। तो इसमें आपके पास ये कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, फिर स्कैंडियम के बाद आपके पास क्या होता है, वेनेडियम, और वेनेडियम के बाद आपके पास क्या होता है, क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद क्या होता है, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आपके पास होता है आयरन, और आयरन के बाद होता है आपके पास कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद होता है निकल, निकल के बाद होता है कापर, और कापर के बाद होता है जिंक, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक बीच में मैंने मिस कर दिया है, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम बीच में यहां पर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है ना। कोबाल्ट का सी जो है वो छोटा, ओ जो है वो छोटा लिखें, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर एटॉमिक नंबर चेक कर लें तो आपके पास स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21, इसका होता है 22, इसका 23, इसका 24, 25, 26, फिर आपके पास 27, और आपके पास क्या है 28, और आपके पास 29, और ये आपके पास आ गया 30, ठीक है, ये इसके एटॉमिक नंबर है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपके पास क्रोमियम
और आपके पास जो कॉपर है, ठीक है ना, ये क्या शो करते हैं? एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने इस सीरीज में इनको क्या करना है, गौर से देखना है। ये क्या शो करते हैं? आपके पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, हम इसका रीजन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं स्कैंडियम, जो कि आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पहला मेंबर है। इसमें स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो हमने ये बात की थी कि थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है ये किधर से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। तो अगर फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? आपके पास 4 होगी, क्योंकि हमें पीरियड नंबर क्या शो करते हैं? नंबर ऑफ शेल शो करते हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करते हैं। तो इस चूंकि फोर्थ पीरियड है तो n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, मतलब 4 शेल होंगे इसमें और इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें स्कैंडियम के लिए तो क्या होगा आपके पास? मैं आउटर मोस्ट लिखूंगा, 3d1 होता है और आपके पास क्या है? 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। फिर अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं तो आपके पास ये 3d2 आ जाएगा और 4s2, मतलब एक इसमें है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ा तो d के अंदर कितने आ गए? 2 आ गए। फिर अगर हम इसको देखते हैं तो आपके पास ये क्या होता है? 3d3 होता है और आपके पास 4s2 होता है। फिर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो यहां पर आप गौर से देखना, क्रोमियम का होना इस तरह से चाहिए था, 3d4 और आपके पास 4s2, इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या है इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d5 है और आपके पास क्या है? 4s1 है, 4s1, ये इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो ये है, लेकिन एक्चुअल में इसकी ये नहीं बनती है, इसकी ये बनती है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। अब इसकी रीजन क्या है कि भाई ये मैंने कहा था ना कि क्रोमियम और कॉपर जो है वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसकी क्या रीजन है? हमने इसका रीजन चेक करना है। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो ये आपके पास डी सबशेल है और अगर हम डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये आपके पास क्या होता है? पार्शियली फिल्ड बनता है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, ठीक है ना। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेक करें तो ये जो डी है आपके पास, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास क्या है? हाफ फिल्ड है, ठीक है ना, हाफ फिल्ड। अब आप लोगों को पता है कि याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या होता है? लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। पार्शियली फिल्ड के कंपैरिजन में हाफ फिल्ड क्या होता है आपके पास? मोर स्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास? मोर स्टेबल होता है। तो कोई भी एलिमेंट नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा? स्टेबल फॉर्म में कि अनस्टेबल फॉर्म में? तो जाहिर बात है स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्रोमियम और कॉपर आपके पास क्या शो करते हैं? एबनॉर्मलिटी शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये एबनॉर्मलिटी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए एग्जिस्टेंस इसकी हो। तो इस वजह से क्रोमियम आपके पास ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो करता, बल्कि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो ये आपके पास फर्स्ट एबनॉर्मलिटी है क्रोमियम की केस में। अब इसके बाद अगर आप लोग मैंगनीज को देखेंगे तो उसी तरह से है मैंगनीज में। तो मैंगनीज में आपके पास क्या आ जाएगा? इसमें आपके पास क्या आता है? इसमें भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये सारे एज यूजुअल है। निकल में भी नहीं है। तो आपने क्या करना है? डी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाना है। तो मैं आगे नहीं लिखता, मैं सिर्फ एबनॉर्मलिटी की बात कर रहा हूं यहाँ पर। अब हम जब यहां पर पहुंचते हैं कॉपर की केस में, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। तो अगर इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो ये आपके पास 3d10 और आपके पास क्या होता है? 4s1 होता है। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ही चाहिए था कि आपके पास 3d9 होता और 4s2 होता, ठीक है ना। क्या होता है? होना क्या चाहिए था? इसे 3d9 और 4s2 होना चाहिए था।
लेकिन अगर इस केस में हम देखते हैं डी में 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन आपके पास पार्शियली फिल्ड कंडीशन में आता है, तो इसका जो डी है वो आपके पास क्या है, पार्शियली फिल्ड। और आपको पता है कि पार्शियली फिल्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन अब यहां पर अगर आप लोग चेक करें तो ये आपके पास क्या होता है, ये हाफ फिल्ड है, सॉरी ये फुल फिल्ड है, तो ये आपके पास फुल फिल्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं आयनाइजेशन एनर्जी में, कि सबसे आपके पास स्टेबल ऑर्बिटल कौन सा होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल आपके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, हाफ फिल्ड, और सबसे लीस्ट स्टेबल आपके पास क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है ना। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फिल्ड, उसके बाद हाफ फिल्ड, और सबसे लीस्ट स्टेबल या अनस्टेबल आपके पास क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। तो चूंकि यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस केस में 3D में ये फुली फिल्ड आ रहा है, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करेगा, लेकिन 3D 9/4:2 ये शो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी केस में ये पार्शियली फिल्ड आता है, जो कि आपके पास क्या है, अनस्टेबल है। तो ये हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और यहां पर हाफ फिल्ड की वजह से ये दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एबनॉर्मलिटीज शो करते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम सेकंड सीरीज में आते हैं तो सेकंड सीरीज में इससे भी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, वहां पर उसकी क्या रीजन है उसको भी हम देखेंगे। मैं सारे एलिमेंट्स नहीं लूंगा, बहुत टाइम जाया होता है, मैं जस्ट कुछ एलिमेंट्स लूंगा और उसकी रीजन आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अब अगर हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो ये आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपके पास कहां से स्टार्ट होता है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपके पास येट्रियम से स्टार्ट होता है, फिर आपके पास जिरकोनियम है, फिर आपके पास क्या है, नियोबियम है, फिर आपके पास मोलिब्डेनम है, फिर आपके पास टिक्नेटियम है, फिर इसी तरह से आपके पास आरयू है, फिर आपके पास आरएच है, और फिर इसी तरह से आपके पास पैलेडियम है, और फिर आपके पास क्या है, एजी है, और फिर आपके पास क्या है, सीडी है, कैडमियम। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर सीरीज में 10 एलिमेंट आते हैं, क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब अगर देखते हैं तो आपके पास अगर 21 में आप लोग 18 ऐड कर दोगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, 39 बनेगा। ठीक है ना। इसको मैजिक नंबर कहा जाता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं, फिर उसके बाद 18 ऐड करते हैं, मतलब 18, फिर उसके बाद 32 ऐड करते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो 21 में 18 ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। ये 18 इसको मैजिक नंबर कहा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हुए फाइंड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इसका 21 है, इसका क्या आएगा, 39 आएगा। अगर इसका 39 है तो इसका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इसका 50 आ जाएगा, 60, 70, इसी तरह से करते करते इसके क्या आ जाएगा आपके पास, 39, 40, 41, 42, करते करते आपके पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब अगर आप लोग और से देखें तो ये जो आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये कहां से स्टार्ट होता है, येट्रियम से, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपके पास किस पीरियड में आता है, ये 4th पीरियड में आ रहा था, तो ये 5th पीरियड में आता है। इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर n की वैल्यू 5 है, मतलब ns5 है, n की वैल्यू 5 है, तो d में कौन आएगा, 1 माइनस कर लेना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास अगर n की वैल्यू 5 है तो d कौन सा आएगा, 4d आ जाएगा। तो इसको 4d सीरीज इसलिए कहा जाता है। ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, 4d सीरीज, मतलब इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 4d1 आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, 5s2 आ जाएगा। इसी तरह से आप जिरकोनियम को देखेंगे तो ये आपके पास 4d2 आ जाएगा, और उसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5s2 आ जाएगा। यहां तक ये रेगुलर है। ठीक है ना। लेकिन आप लोग यहां से आगे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज शो करता है। ठीक है ना। तो वो क्या शो करता है, मैं जरा देख के लिख लेता हूं ताकि टाइम कम लगे। अगर आप लोग नियोबियम को देखें तो यहां पर 4d2 है, 5s2 है, तो इधर क्या आना चाहिए, इधर आपके पास आना चाहिए 4d2 के बाद 4d3 आना चाहिए ना। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, ये आपके पास 5s1
और ये आपके पास क्या आ रहा है 4d4 आ रहा है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास 4d4 और आपके पास 5s1। ठीक है, ये दोनों ठीक है, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग गौर से देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 40 है, इसका 41 है, मतलब 41 है। अगर इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके डी में कितने आने चाहिए थे? इसके डी में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, लेकिन इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्यों है, इसको हम देखेंगे। अगर अगले को देखें आप लोग MO को, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लोग चेक कर लें तो ये आपके पास क्या आता है 4d5 और आपके पास 6s1 आता है। ठीक है, अब आपके पास डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एस में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। इसी तरह से आप टेक्नीटियम को देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास क्या बनती है 5s2 बनती है और फिर आपके पास 4d5 बनती है, 4d5। ठीक है ना, 4d5 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर उसके बाद हम RU में जाते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लोग चेक कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5s1 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास 4d1 आ जाएगा, 4d क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास RH में जाओगे इसी तरह से आप RH में जाओगे तो ये आपके पास क्या आता है 5s1 आता है और फिर आपके पास क्या आता है 4d8 आ जाता है। ठीक है ना, 4d8। और फिर जब आप लोग PD में जाते हो तो इसका क्या आता है 5s0 आता है और फिर आपके पास क्या आता है 4d10 आता है। ठीक है ना, और फिर आप लोग AG में जाओगे तो क्या आता है 5s1 आता है और फिर आपके पास क्या आता है 4d10 आता है। और यहां पर तो आपको पता है फुली फिल्ड है तो 5s2 होगा और आपके पास क्या होगा 4d10। ठीक है ना। अब अगर आप लोग देखें तो ये जो फर्स्ट सीरीज में हमने देखा था, इस केस में सिर्फ 2 जगहों पर एबनॉर्मलिटीज आ रही थी और वो आपके पास ऑर्बिटल की हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की वजह से, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एबनॉर्मलिटी शो कर रहा था। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं तो फर्स्ट 2 को छोड़कर, ठीक है ना, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं, यट्रियम और जिरकोनियम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं। लेकिन इसके बाद आप लोग देखते हैं एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां पर भी आपके पास क्या है एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां पर भी एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी आपके पास एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां पर उसके बाद यहां पर 0 है, यहां पर 1 है और यहां पर फिर आपके पास 2। मतलब आप इस पूरे सीरीज में अगर आप लोग देखें ना तो एस में आपके पास इलेक्ट्रॉन सिंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट करता है, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दो एग्जिस्ट नहीं करते इसमें, ऐसा भी तो पॉसिबल था। अब इसकी क्या रीजन है, ठीक है ना, मतलब बजाय हम ये भी तो लिख सकते थे 4s2 4d3 लिख सकते थे, लेकिन हमने ये क्यों लिखा 5s1 क्यों लिखा। ठीक है ना, यहां पर भी आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, यहां पर भी 1 दिख रहा है, यहां पर भी 1 दिख रहा है। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में एस में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग की फॉर्म में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रीफर करते हैं डी में एग्जिस्ट करने का। तो इसकी क्या रीजन है, ठीक है ना, तो इसका रीजन ये है इन केस ऑफ, ये कौन सा सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, मोस्टली सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एस ऑर्बिटल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, इंस्टेड ऑफ पेयरिंग। ठीक है ना, मतलब एस में पेयरिंग रहने की बजाय ये जो आपके पास एस वाले इलेक्ट्रॉन है ये किधर एक्साइट होते हैं, मतलब एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर किधर चले जाते हैं, ये आपके पास डी में चले जाते हैं, मतलब एस के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, डी में चले जाते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, ठीक है ना, इसकी रीजन ये है कि आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आपके पास जो NS है और आपके पास जो ND है या N-1D है,
n-1 d। ठीक है, इनकी एनर्जी आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। वैसे तो आपके पास जो s और d है, इनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, s की एनर्जी थोड़ी कम है, d की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड ट्रांजिशन में जाते हैं ना, तो s में और d की एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो चूंकि ज्यादा फर्क नहीं है, तो इस वजह से s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से किधर जा सकता है, d में जा सकता है। मतलब आपको पता है अब ये d में ज्यादा क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन जब पीरियड की फॉर्म में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते होते हैं, रिपेल करते होते हैं। अब चूंकि रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ती है ना, अगर अगला ऑर्बिटल है जो कि इसकी बहुत ज्यादा क्लोज है और एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, तो ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एनर्जी बढ़ेगी, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, डी के अंदर एक्साइट हो जाएगा। तो चूंकि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हम ये बोलेंगे कि आपके पास एस और डी के अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस है ये बहुत कम होता है, तो आपके पास जो s के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन s से d में एक्साइट हो जाता है। तो मोस्टली आपको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर s के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बजाय 2 इलेक्ट्रॉन मिलने की। तो ये सारे प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, तो हम ये बोलेंगे s और d के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस कम है, तो इसलिए s का इलेक्ट्रॉन इजीली d में प्रोमोट हो जाता है। मतलब सिंपली हम ये बोलेंगे इस केस में जो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी वो ग्रेटर है किससे, देन एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड की फॉर्म में है और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन और आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो रिपल्शन की एनर्जी ज्यादा, एक्साइटेशन की एनर्जी कम, तो रिपल्शन की वजह से ये इजीली किस पे एक्साइट कर जाएगा, डी में एक्साइट कर जाएगा। इसलिए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आपको इस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, जबकि बाकी आपको क्या नजर आएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इसके डी में नजर आएंगे। तो सिवाय आपके पास इसकी केस में पैलेडियम की केस को आप लोगों ने देखना है, 5s0 है और 4d10 है, दिस इज बिकॉज ऑफ फिलिफिल्ड। फिर इसी तरह से आपके पास ये तो है ही आपके पास फुल है, तो पैलेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखना है। बाकी मैंने आपको रीजन बता दिया कि s में सिंगल इलेक्ट्रॉन क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से क्योंकि आपके पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में एग्जिस्ट करते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से ये डी में प्रोमोट हो जाते हैं, क्योंकि इसके दरमियान में एनर्जी का गैप का आपके पास क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम जाते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ, तो यहां पर फिर इससे भी अलग काम होता है, मतलब इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। अब मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को लिखता हूं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपके पास लेंथेनम है, एटॉमिक नंबर 57, फिर इसी तरह से आपके पास हाफनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 72 है, इस पे गौर करना। फिर इसी तरह से आपके पास टेंटेनम 80 है, फिर इसी तरह से आपके पास टंगस्टन है, फिर इसी तरह से आपके पास Re है, फिर इसी तरह से आपके पास OS है, ऑस्मियम, और फिर इसके बाद आपके पास इरिडियम है, फिर प्लाटिनियम है, और इसके बाद आपके पास गोल्ड है, और फिर आपके पास क्या है, सिल्वर है, Ag। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे 57 से डायरेक्टली किस में जाता है, 72 में जाता है, मतलब 57 से 72 में चला गया है, तो यहां पर कोई मसला है। इसी तरह से ये आपके पास 73, 74, 75, 76, 77, 78 करते करते आपके पास जो मरकरी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 5d10 और आपके पास 6s2 बन जाता है। तो इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, तो लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या आता है, 5d1 आता है, और आपके पास क्या आता है, 6s2 आता है। अब आपको पता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये आपके पास 5th पीरियड में लाया करता है, और 5th पीरियड के लिए ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, तो ये आपके पास 6 पीरियड में लाया करता है, और 6 पीरियड के लिए n की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है। 6 पीरियड के लिए n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो इसलिए 6s2 अगर 6 से 1 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब n-1 ये 5d आ जाएगा। तो इस d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है 5d1 और आपके पास क्या है, 6s2। इसी तरह से अगर आप लोग हाफनियम को चेक करोगे तो हाफनियम में आपके पास आता है 4f14, मैं f भी यहां पर साथ लिख देता हूं, और इसी तरह से आपके पास 5d क्या आता है 2, और आपके पास क्या आता है 6s2।
मतलब ये 5d1 है तो यहाँ पर 5d2 है और ये आपके पास 6s2 आ गया। इसी तरह से आपके पास ये क्या आ जाएगा 5d3 और फिर आपके पास क्या आता है 6s2। फिर इसी तरह से W टंगस्टन जिसको हम बोलते हैं ये आपके पास 5d4 आता है और फिर इसी तरह से आपके पास 6s2 आता है। फिर Re की बात करें तो ये आपके पास क्या आता है 5d5 आता है और आपके पास 6s2 आता है, ठीक है ना, 5d5 और फिर आपके पास 6s2। Re की बात कर रहा हूं। फिर आपके पास ओस्मियम है, ओस्मियम आपके पास क्या है 5d6 और फिर आपके पास क्या है 6s2, ठीक है ना। फिर आपके पास इरिडियम है और इरिडियम आपके पास क्या आता है 5d7 और फिर आपके पास क्या आता है 6s2 आता है। फिर आपके पास प्लाटिनियम है और प्लाटिनम में आपके पास क्या आता है 5d8 और आपके पास क्या आता है 6s1 आता है, ठीक है। ये भी जरा गौर करना, इधर भी आपके पास क्या है एक्सेप्शन है, इसको जरूर देखिएगा। फिर इसी तरह से आपके पास Au है, इसको अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास ये आता है 5d9 और आपके पास क्या आता है 6s1। ये भी हम नॉर्मलिटीज है, इसको भी देखें। और ये तो आपके पास फुली फिल्ड है तो आपके पास क्या आ जाएगा 5d10 आ जाएगा और आपके पास क्या आएगा 6s2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने थर्ड जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज थी उसमें हमने देखा था एस के अंदर क्या आता था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहता था। यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 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 इधर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 2, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 2। सिर्फ यहाँ पर जाके आपके पास लास्ट 3 वाले जो है वो क्या कर सकते हैं जरा अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। लास्ट 3 वाले क्या करते हैं थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास फिर से S में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर से S में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर से S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि हमने सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में देखा था आपके पास S में सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, मतलब एक्साइट होकर D में चला गया था। तो यहां पर एक्साइटेशन क्यों पॉसिबल नहीं, इधर ये एब्नॉर्मलिटी अलग तरह से क्यों है, ठीक है ना। अगर आप लोग देखें तो यहां पर आपके पास लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और फिर आपके पास इसके बाद हाफनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, मतलब 51 से लेकर 71 तक ये सारे एलिमेंट मिसिंग है। मतलब अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो आपके पास 58 से लेकर 71 तक ये सारे एलिमेंट आपके पास क्या है मिसिंग है, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट आपके पास क्या है मिसिंग है। तो इसी को द मिसिंग ऑफ 14 एलिमेंट, सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स आफ्टर द लेंथेनम इज नोन एज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से आपके पास क्या शो करता है 57 से डायरेक्ट इसमें चला गया है 72 में चला गया है और इसको हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। यहां से हमने हटाया क्यों है, क्योंकि ये जो आपके पास सीरीज है ये किस में आता है F ब्लॉक में आता है और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होता है F में एंटर होता है। तो इस वजह से हमने इसको यहां से D से एक्सक्लूड किया हुआ है और हमने इसको F सीरीज में रखा हुआ है। तो साइज एकदम से क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लोग चेक करोगे तो इसमें F ऑर्बिटल शामिल हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है F ऑर्बिटल शामिल हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से F ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, F ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, पहले सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हमने क्या देखा था, अगर ये आपके पास क्या है 3D है तो ये आपके पास क्या था 4s था ना, ठीक है ना। बल्कि हम इसको लिखते हैं 5s और इसको लिखते हैं 4d। तो आप लोग देखते हैं S और D के अंदर एनर्जी का इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर F की पुअर शील्डिंग होने की वजह से, क्योंकि यहां पर आपके पास F ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया ना, तो अब यहां पर ये जो आपके पास गैप है 5d के दरमियान में, ठीक है ना, और आपके पास 6s के दरमियान में, ठीक है ना, ये एनर्जी का गैप आपके पास क्या हो गया है काफी बढ़ चुका है। पहले इस केस में क्या था बहुत कम था, लेकिन यहां पर ये गैप अब दोबारा से क्या हो चुका है ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर की फॉर्म में s में रहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये जो एनर्जी का गैप बना है ना ये काफी ज्यादा हो चुका है। अब इसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम है, लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है। इस केस में उलट हो रहा है,
इस केस में जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, जबकि आपके पास जो पेयरिंग एनर्जी है वो आपके पास क्या है, लेस है। तो यहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है आपके पास, यहां पर डोमिनेंट है आपके पास पेयरिंग वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से यहां शिफ्ट नहीं हो सकता, जबकि गैप एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की फॉर्म में रहेंगे, वो डी के अंदर एक्साइटेशन नहीं शो करेंगे। लेकिन स्पेशली इन तीनों को आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर फिर आपके पास और तरह से नॉर्मलिटी आती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग जरूर देखोगे, इसको चेक कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप लोग ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की हमने बात की है, अगर आप लोग फोर्थ सीरीज में जाते हो तो फोर्थ में आपके पास पहला एक्टिनियम आता है और उसके बाद रफोडियम आता है, आरएफ आता है। तो यहां पर भी आपके पास क्या है, बहुत सारे एलिमेंट मिसिंग होते हैं और इसको हम एक्टिनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो खैर इसकी बात हम नहीं कर सकते हैं, तो हमने यहां पर बात की लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, एफ ऑर्बिटल होने की वजह से, क्योंकि एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है, तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता है। तो जब न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या होगा, जो आपके पास डी है ये न्यूक्लियस अपनी तरफ करीब खींचेगा, जबकि एस आपके पास क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो इनके दरमियान में एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की यहां से एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए जो आपके पास प्योर इलेक्ट्रॉन है वो एस में ही रहेंगे, यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं शो करेंगे। तो इस वजह से ही आपके पास क्या है, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सेकंड के कंपैरिजन में थोड़ी क्या है, डिफरेंट है। तो हमने दो चीजें यहां पर देखी। फर्स्ट सीरीज में एब्नॉर्मलिटी किसकी वजह से आती थी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हमने देखा वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की वजह से, मतलब एनएस और आपके पास n-1 के दरमियान में एनर्जी का गैप कम था, तो आपके पास जो एस के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ये एक दूसरे को रिपेल करके किसमें एक्साइटेशन शो करते थे, डी के अंदर एक्साइटेशन शो करते थे। तो हमने कहा था कि वहां पर पेयर्ड एनर्जी डोमिनेंट थी एक्साइटेशन एनर्जी पे, लेकिन यहाँ पर जस्ट उलट हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एस के अंदर पेयर्ड की फॉर्म में रहेंगे लेकिन डी में नहीं जाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि एस और डी के अंदर एनर्जी गैप फिर से बढ़ गई है ड्यू टू पोल शिफ्टिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट नहीं हो सकता, लिहाजा ये आपके पास एस के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो एब्नॉर्मलिटी है कि इस वजह से शो करेगी, ठीक है ना। अब आज मैं सोच रहा था कि हम जो साइज है एटॉमिक रेडियस है उसको भी देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। हम एक केस देखते हैं छोटा सा, कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से लॉस होते हैं, डी से नहीं होते, पहले ये क्यों, इसकी रीजन हम देखेंगे। जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो ये था कि आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम एस ऑर्बिटल फर्स्ट देन फ्रॉम डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब हम इसको समझेंगे एक ग्राफ के जरिए से। यहां पर हम एटॉमिक नंबर लेंगे और इधर हम एनर्जी लेंगे। यहां पर एटॉमिक नंबर मान लो आपके पास क्या है, 18 है, फिर आपके पास 20 लेता हूं, फिर आपके पास 21 है, फिर आपके पास 22 है, फिर आपके पास 23 है, अप टू 100, और ये आपके पास एनर्जी है। अब अगर आप लोग देखें जो जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, तो न्यूक्लियस का होल्ड जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, 3D आपके पास इस तरह का ग्राफ शो करता है। मतलब देखिए शुरू में जब एटॉमिक नंबर कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये न्यूक्लियस से दूर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, ये 3D नीचे न्यूक्लियस के करीब आता है, और मतलब इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जो शेल न्यूक्लियस के करीब एग्जिस्ट करता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम, तो ग्राफ इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ज्यादा एनर्जी थी तो ग्राफ आपके पास अब कम हो चुका है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम 4s की बात करते हैं, 3D है ना, 4s की बात करते हैं, तो 4s पहले तो यहां से स्टार्ट होता है। जब हम 21 को पहुंच जाते हैं ना, तो यहां पर फिर से ऊपर चला जाता है 4s, ये सिचुएशन बन जाती है। यहां पर ये 4s था, ये 3D था, इधर 3D की एनर्जी ज्यादा है, 4s की कम है। लेकिन जब हम 21 से ऊपर चले जाते हैं, 21 एटॉमिक नंबर से ऊपर, तो यहां पर 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, 3D की एनर्जी कम हो जाती है। अब इसकी क्या रीजन है, तो अगर आप लोग और करेंगे तो ये आपके पास क्या है, 4s है, और ये आपके पास क्या है, 3D है, और ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस की जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जब इसको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और एस आपके पास क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा। तो शुरू में तो चूंकि न्यूक्लियर चार्ज कम था तो ये डी इसके करीब नहीं आ सकता,
शील्डिंग ज्यादा थी, लेकिन अब चूंकि डी इन्वॉल्व हो गया और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया है, तो इस केस में डी इसके करीब आ रहा है और एस इससे दूर रह रहा है, तो मतलब डी की एनर्जी कम हो जाएगी, इसका ग्राफ नीचे आ जाएगा, जबकि एस की एनर्जी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और आपके पास फिर डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे, 3d से निकालोगे या 4s से निकालोगे, और 4s आपके पास क्या है, वैलेंस शेल, 4s आपके पास क्या है, वैलेंस शेल। तो जाहिर बात है जब ये वैलेंस शेल है और इसकी एनर्जी भी ज्यादा हो रही है, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ns। तो इसलिए हम पहले s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद फिर किसकी तरफ आ जाएंगे, d की तरफ आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि भाई हम जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हम पहले s से निकालते हैं, d से नहीं निकालते, क्यों, तो आप यही बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की केस में जब एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता है, वो d को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और s की एनर्जी आपके पास थोड़ी ज्यादा होती है। तो जो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो आपके पास क्या होता है, हाई एनर्जी पे होता है, उससे हम पहले इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, उसके बाद हम किसकी तरफ आएंगे, डी की तरफ आएंगे। तो आगे आपके पास एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, उसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देख लेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।